हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सब अच्छे हो, है कि नहीं? सो कुछ दिनों का गैप हो गया था बिकॉज ऑफ पूजा हॉलीडेज एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गेट बैक टू अवर स्टडीज. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रिक्शन. नाउ तुम लोगों ने पहले ये वर्ड सुना होगा फ्रिक्शन, और ऐसा भी हो सकता है जब बहुतों के लिए ये वर्ड नया है. नाउ फ्रिक्शन होता क्या है? देखो, तो पहले जो बेसिक चीज है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स होता है. सो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. और फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेस मोशन. फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेस मोशन. तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन. इसको हम लोग नहीं बोल सकते बेसिक. अगर हम लोग बोले जो फ्रिक्शन होता क्या है उसके बारे में. नाउ एक्चुअली क्या है देखो. हाँ, ये पकड़ लो, एक सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर पकड़ लो मैंने यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है. नाउ मैं इस ब्लॉक को फोर्स दे रहा हूं. मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूं? फोर्स दे रहा हूं. तो मैंने पहले थोड़ा फोर्स दिया, ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ. अभी मैंने क्या, जो मेरा फोर्स है इसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं हुआ. अभी मैंने क्या किया, मैंने फोर्स को और थोड़ा इंक्रीज किया, तो ब्लॉक अभी ऐसा हो गया दैट इट इज अबाउट टू मूव, दैट अभी मूव होगा हो गया. फाइनली मैंने अपना फोर्स और इंक्रीज किया और ये ब्लॉक मूव हो गया इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये जो मैंने पूरा फोर्स का समझाया, अब इसमें फ्रिक्शन कहां आता है? देखो, मैंने इस ब्लॉक को फोर्स दिया इनिशियली, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ. तो ये ब्लॉक मूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिजिक्स में हम लोग मानते हैं ये ब्लॉक इसलिए मूव नहीं हुआ क्योंकि जो मैं फोर्स दे रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाता है जो कि इसका मोशन को रोक रहा है. बात समझ में आ रहा है? मैं जैसे ही इसको फोर्स दे रहा हूं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इसका मोशन को रोक रहा है. तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी फोर्स को हम लोग फिजिक्स में मान के चलते हैं फ्रिक्शन. तो ये ब्लॉक ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गया ना. जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे किसका बात आ जाएगा? कांटेक्ट आते ही क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का वो आ जाएगा, कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी हम लोग इस बॉडी को फोर्स देंगे, ये बॉडी क्या होगा? या तो ये बॉडी मूव नहीं होगा, या तो ये मूव होना होगा, या फिर ऐसा होगा जो ये मूव हो गया. तीनों सिनेरियो में फ्रिक्शन होगा. तीनों केस में फ्रिक्शन होगा. ओके ओके, तो जैसे मैंने बोला, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं. हाँ, तो अभी मैंने क्या बोला? जब भी एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी या सरफेस के कांटेक्ट में आता है तभी फ्रिक्शन आ जाता है. फ्रिक्शन क्या करेगा? इसका जो मोशन है उसको अपोज करेगा. तीसरा चीज याद रखना, फ्रिक्शन जो होता है, ये जो कांटेक्ट है ना, ये क्या है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट ना. ये ब्लॉक का और ये सरफेस का ये हो गया कांटेक्ट. तो ये जो कांटेक्ट सरफेस होगा ना, उसके पैरेलल एक्ट करता है. मतलब जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो ऐसा होगा, पैरेलल. इस डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, लेकिन इट विल बी पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस. ओके, नाउ फ्रिक्शन जो है ना, विथ रिलेटिव टू हम लोग क्या फोर्स दे रहा है और ये ब्लॉक या फिर बॉडी मूव हो रहा है कि नहीं, इसके हिसाब से फ्रिक्शन का 3 टाइप होता है. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन,
तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दूंगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दूंगा, जो फ्रिक्शन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। अभी देखो, हाँ मैंने क्या बोला, विथ रेस्पेक्ट टू द मूवमेंट या फिर अप्लाइड फोर्स, ये बॉडी मूव हो रहा है कि नहीं, इसके बेसिस पे हम लोगों के पास तीन तरह का फ्रिक्शन है। अगर मैंने ये ब्लॉक को फोर्स दे रहा हूं लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, मैं ये ब्लॉक को फोर्स दे रहा हूं लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे जो हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं ये फ्रिक्शन का फोर्स उससे ज्यादा है। In this case, the friction force is much more than the applied force. That is why this body is not moving. तो हम लोग फोर्स तो दे रहे हैं लेकिन ये जो फ्रिक्शन है इसको अपोज कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट ये बॉडी रेस्ट पे है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। सेकेंड केस, मैंने क्या किया, मैंने फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा और फोर्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं Fs। मैंने थोड़ा और ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स इसको बढ़ा दिया। अभी ये जो ब्लॉक है ना, ये बॉडी इट इज अबाउट टू मूव, मतलब मूव होगा 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 ऐसा हो गया, ये अभी मूव होगा ही। तो ये जो अबाउट टू मूव वाला आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, बात समझो, ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, लेकिन हम लोग भी फोर्स दे रहा है, तो ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच गया। अब फ्रिक्शन इस बॉडी को रोक नहीं पा रहा है, तो एज ए रिजल्ट ये बॉडी मूव होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जो फ्रिक्शन होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन का जो स्टैटिक रहने का कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम वैल्यू है। दिख रहा है ना कॉर्नर? तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अभी, और ये बॉडी स्टैटिक नहीं रहने वाला है। उसके बाद मैंने और थोड़ा फोर्स दे दिया, एज ए रिजल्ट बॉडी मूव होना शुरू हुआ। लेकिन बॉडी मूव होना शुरू होगा फिर भी फ्रिक्शन तो रहेगा, फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता। तो जैसे ही बॉडी मूव होना शुरू किया तब भी इसके ऊपर एक फ्रिक्शन रहेगा। ये बॉडी मूव हो गया ना, मूव मतलब क्या होता है, काइनेटिक मोशन है कि नहीं। सो मोशन मतलब काइनेटिक आ जाएगा इसमें। तो जैसे ही बॉडी मूव होना शुरू हुआ तो जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं एफ के। बात समझ में आया? फोर्स दिया, बॉडी मूव नहीं हुआ, जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स दिया, बॉडी मूव होने वाला है, अबाउट टू मूव, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फोर्स दिया, बॉडी मूव हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं applied force and friction का, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। इस तरफ है फ्रिक्शन, इस तरफ है AF मतलब अप्लाइड फोर्स। तो हम लोगों ने क्या बोला, एक ब्लॉक है उस पे फोर्स बढ़ा रहा हूं लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है ना, हम लोग जितना फोर्स दे रहे हैं फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स दे रहे हैं, इसलिए बॉडी मूव नहीं हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूज मत हो। हाँ, यहाँ पे एक ब्लॉक है, पकड़ लो, एक पत्थर है 10 किलो का पत्थर, मैं फोर्स दे रहा हूं, मूव नहीं हो रहा है। मैंने 5 न्यूटन फोर्स दिया, ब्लॉक ये पत्थर मूव नहीं हुआ, मतलब फ्रिक्शन भी कितना है 5 न्यूटन। मैंने फोर्स बढ़ा दिया 6 न्यूटन, अभी भी क्या बोलते हैं इसको, पत्थर मूव नहीं हो रहा है, अभी फ्रिक्शन कितना है 6 न्यूटन। मतलब जब तक ये पत्थर मूव नहीं होगा, मैं जितना फोर्स दे रहा हूं हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स दे रहा है। ड्यू टू दिस बोथ द फोर्सेस आर गेटिंग न्यूट्रलाइज, दैट इज व्हाई दिस स्टोन इज नॉट मूविंग और द बॉडी इज नॉट मूविंग। तो इनिशियली हम लोग
अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, एज ए रिजल्ट फ्रिक्शन का भी फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एंड जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा है। अभी मैं और फोर्स बढ़ा दिया और जो ब्लॉक है इट इज अबाउट टू मूव, मतलब ये जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया। अभी एक कॉन्सेप्चुअल चीज आता है। हाँ, पकड़ लो, तुम एक रस्सी पकड़ा हुआ है और उस तरफ से कोई एक रस्सी पकड़ा हुआ है, तुम बहुत जोर से खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और वो भी खींच रहा है, खींच रहा है, और दोनों मतलब मूव नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तुमने और जोर से फोर्स लगाया और वो क्या हो गया, और लगा नहीं पा रहा है, तो तुम रस्सी लेके इस तरफ आ जाओगे। जैसे ही आओगे, प्रैक्टिकली सोचो, जो फोर्स है ना वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तुम एक चीज को खींचोगे, 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 जैसे ही वो चीज छूट जाएगा ना, थोड़ा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही होता है। अगर फोर्स लगा रहे लगा रहे लगा रहे, अगर रस्सी थोड़ा छूट गया तो वो ढीला पड़ गया ना, तो वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू होगा ना, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी मूव करना शुरू होगा तो फ्रिक्शन का फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी मूव हो गया, अभी तो फ्रिक्शन जितना है उतना ही रहेगा, ना फ्रिक्शन बढ़ेगा ना कमेगा, क्योंकि बॉडी मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे हम लोग फोर्स दे रहा है लेकिन जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा है। अगर ब्लॉक मूव नहीं होगा तो वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो यहां से यहां स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन का ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये पॉइंट हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और इसके बाद जैसे मैंने बोला, फ्रिक्शन थोड़ा डिक्रीज होके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिक्रीज होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वाला पार्ट, पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक ऑफ फ्रिक्शन। चलो इसको फटाफट से कॉपी कर लो। डन। ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा? Whenever a body moves or has a tendency to move over the surface of another body, then a force comes into acts which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion of the bodies. Okay, or opposes the relative motion. This opposing force is called friction. मैंने क्या बोला? जब एक बॉडी मूव करेगा या उसका टेंडेंसी होगा मूव करने के लिए ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे एक फोर्स आ जाएगा जो कि वो बॉडी का जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, ये ऑपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। सॉरी, मैंने बोला था जब भी एक बॉडी को रख दोगे तो कांटेक्ट पे आ गया तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली कांटेक्ट पे आने से फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जब वो कांटेक्ट पे आएगा और हम लोग उसको मूव करने का कोशिश करेंगे तब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर एक ब्लॉक को रख दोगे और वो ब्लॉक को हम लोग अभी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रख दिया, उसको मूव करने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तभी फ्रिक्शन का काम आएगा। अगर मूव नहीं हो रहा है, हम लोग उसको टच नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं दे रहा है, तो फ्रिक्शन का बात नहीं है। ठीक है, इसको अभी और थोड़ा देखते हैं हम लोग। आ जाओ, ये पकड़ लो, एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, ये ब्लॉक का जो वेट है वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। यहां से हम लोग को मालूम है यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, मैं सपोज ये ब्लॉक को मूव करना चाहता हूं इस डायरेक्शन में, तो मैं इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं F। एज ए रिजल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, ये बॉडी सपोज रेस्ट पे है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। नाउ हम लोग के पास ना कुछ फ्रिक्शन का लॉज होता है। सो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखो, नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट के साथ रिलेटेड है और फ्रिक्शन भी जब बॉडी कांटेक्ट पे आएगा और मूवमेंट होने का टेंडेंसी होगा उसके साथ रिलेटेड है। सो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, it is actually directly proportional to the normal reaction.
ओके, ये लॉ है। तो अगर यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट को हम लोग देते हैं म्यू। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिया तो मैं म्यू एस लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो म्यू एस है ये इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय आर, नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तब फॉर्मूला भी ऐसा हो जाएगा। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तब फॉर्मूला भी ये हो जाएगा। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन रहेगा, उसका टाइप चेंज होगा तो कोफिशिएंट का भी थोड़ा बहुत नाम चेंज होता जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो मेनली फ्रिक्शन का हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला, F इक्वल टू म्यू आर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का म्यू इक्वल टू F बाई आर। एंड व्हाट इज दिस F? दिस F इज हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ अगेन इफ वी सी, जो बॉडी हम लोग रख रहे हैं, एक सरफेस के ऊपर जो बॉडी रखेगा वो बॉडी कैसा है उसके हिसाब से भी फ्रिक्शन का बात आता है। अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक रखूंगा तो ये ब्लॉक को जब मैं पुश करूंगा तो ये क्या होगा, स्लाइड करेगा ना। तो ऐसे स्लाइड करने के टाइम पे जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब व्हेन वन बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी। लेकिन यहां पे अगर एक स्फेरिकल बॉडी ले लोगे तो ये तो स्लाइड नहीं करेगा ना। यहां पे बॉडी या तो रोल करेगा और विल हैव अ टेंडेंसी टू रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यस और नो? तो ये जो रोल करेगा तब जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो बॉडी अगर स्लाइड करने वाला होगा तो वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बॉडी अगर रोल करने वाला होगा तो वो हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अभी ये दोनों का जो वैल्यू है ना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। तो ये मैं तुम लोग को एज ए होमवर्क दे रहा हूं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर। Is it the force of friction that acts during rolling motion, or it is the force of friction that acts during sliding motion? Okay, कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कौन सा ज्यादा है और क्यों है, ये तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है, खुद से निकालना होगा। छोटा टॉपिक है, छोटा कॉन्सेप्ट है, करके कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं वहां पे चेक करूंगा कौन कौन किया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया है यहां पे। पहला हम लोग का टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और साइड में मैंने दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने क्या लिखा, इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट, अच्छे से देखना, हाँ, इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विथ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है देखो, ये पकड़ लो, एक सरफेस है, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी इस ब्लॉक को मैंने फोर्स दिया सच दैट, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में दिया दैट ये बॉडी अबाउट टू मूव है, ये बॉडी मूव होगा, तो ऑब्वियसली ये यहां पे जो फ्रिक्शन होगा ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ब्लॉक का वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, और इस तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस तरफ फोर्स है, ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो इस तरफ होगा, तो इस तरफ क्या होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा है, ये वाला, एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है, ये वाला। ये दोनों का जो रिजल्टेंट है कौन सा होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा, मैंने यहां से नॉर्मल रिएक्शन लिया तो मैं फ्रिक्शन का जो फोर्स है यहां से दे देता हूं, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन का फोर्स, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ है वेट। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला होगा कि नहीं, ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट होगा, है कि नहीं। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा।
इट इज द एंगल विद द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है, मेक्स विथ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा, ये वाला। तो ये रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। So what is the angle of friction? It is the angle which the resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction. Clear? अभी आ जाते हैं हम लोग angle of repose पे। It is the minimum angle that an inclined plane। तो ये तो पूरा फ्लैट सरफेस था, अभी पकड़ लो यहां पे एक इंक्लाइंड सरफेस है। It is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal। horizontal क्या है, ये वाला, ये हो गया horizontal surface, ये हो गया inclined plane with the horizontal when a body placed on it begins to slide। बात समझो, हाँ, ये horizontal surface है, यहाँ पे मैंने एक ऐसा inclined surface ले लिया, ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर एक ऐसा पकड़ लो, अभी मैंने इसके ऊपर एक बॉडी रखा, अभी ये ऐसा है, बॉडी मूव नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, ऐसा है, बॉडी मूव नहीं हो रहा है। मैंने और थोड़ा किया, अभी जो ये बॉडी है ये बिगन टू मूव होगा, ओके, ये ऐसा नीचे आना शुरू होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये एंगल को एडजस्ट कर रहा हूं ना। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो कितना मिनिमम एंगल के लिए जो इसके ऊपर मैं बॉडी रखूंगा, जो ब्लॉक रखूंगा, ये जो ब्लॉक है ये कितना मिनिमम एंगल के लिए यहाँ पे जस्ट ये स्लाइड होना शुरू होगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा, एंगल ऑफ रिपोज फाई। क्लियर? सो दोनों का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है। अभी देखो, हाँ, मैंने ये वाला लिया ना, तो अगर मैं इसको ऐसे ट्राइंगल बना देता हूं और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो इस ट्राइंगल से tan थीटा, क्योंकि हम लोग जनरली एंगल tan थीटा से निकालते हैं, तो अगर हम लोग, मैं इसका अगर tan थीटा निकालूंगा, tan ऑफ द एंगल निकालूंगा, तो tan ऑफ द एंगल क्या आएगा, अच्छे से खुद देख लो, ये क्या है, ये और ये सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया मैक्सिमम डिवाइडेड बाय tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस क्या आएगा यहाँ पे, बेस ये आ जाएगा, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन R। तो tan थीटा इक्वल टू मुझको क्या मिला, Fs मैक्सिमम बाय R, मतलब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय R। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय R है, इसका और एक फॉर्मूला मिला था ना हम लोग को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू tan थीटा। तो इसमें से रिलेशन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये हो गया। अभी इस पे आते हैं हम लोग, देखो, हाँ, इसका जो वेट है किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या होगा, mg, इस तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन R। ये जो वेट है mg, इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ये हो जाएगा mg cos फाई और एक ये हो जाएगा mg sin फाई। अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव करने वाला है, इस तरफ डाउन आने वाला है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इसका ऑपोजिट में। फ्रिक्शन किस तरफ होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना। तो इस तरफ में ये होगा। तो यहां से देखो, ये डायग्राम से R जो है किसको बैलेंस कर रहा है, R जो है वो बैलेंस कर रहा है mg cos फाई को, या फिर mg cos फाई बैलेंस कर रहा है R को। और ये बॉडी मूव नहीं हो रहा है ना, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब जस्ट शुरू होगा स्लाइड होने के लिए। तो हम लोग ये मान के चल सकता है ये जब तक स्लाइड नहीं हुआ, ठीक है, या जब स्लाइड होगा या होने वाला होगा, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये mg sin के साथ इक्वल है, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो, इसको अगर कोई यहाँ पे बैलेंस कर रहा है तो वो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा इक्वल्स टू mg sin फाई। बात समझो, हाँ। अभी तुम बोल सकते हो सर ये तो ज्यादा भी है, ये ज्यादा है इसीलिए तो ये फोर्स मूव हो रहा है। एक बॉडी को मूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, फ्रिक्शन जो फोर्स दे रहा है या तो उसका इक्वल देना है या उससे ज्यादा देना है। अगर हम लोग उससे इक्वल दे देंगे तो बॉडी जब थोड़ा उससे ज्यादा देगा अबाउट टू मूव होगा, या वो इक्वल से थोड़ा ज्यादा दूंगा तो बॉडी मूव हो जाएगा। कितना ज्यादा, इट मे बी एनीथिंग ना।
बट हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि एनीथिंग नहीं, एटलीस्ट मुझको इतना फोर्स देना होगा कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसको मैं ओवरकम कर सकूं, मतलब उसको मैं बैलेंस कर सकूं। तो यहाँ पे जब भी एक बॉडी मूव होगा या होने वाला होगा तो वहां पे जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, या फिर फ्रिक्शन का फोर्स का ऑपोजिट साइड में जितना भी फोर्स है वो सब फोर्स मिलके फ्रिक्शन का फोर्स को ओवरकम करके ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करेगा। सो वी विल कंसीडर द फ्रिक्शन का फोर्स और उसका ऑपोजिट सब फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। So this force is equal to mg sin phi. Now ये दोनों को डिवाइड कर दो, Fs by r क्या आएगा, Fs हो गया mg sin phi, mg cos phi, mg कैंसिल, sin by cos phi, tan phi मिलेगा कि नहीं। पर ये जो है अगेन Fs by r इक्वल टू क्या है, Fs by r इक्वल टू म्यू है, तो tan phi की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एस, सॉरी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू एस, बिकॉज दिस इज इक्वल टू म्यू ना, बट हम लोग को ऑलरेडी मिला म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा, यस और नो। सो देयरफॉर फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इक्वल टू फाई। सो न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर द सेम थिंग। ओके, डेफिनेशन वाइज कॉन्सेप्ट वाइज दोनों अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम चीज है, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट थीटा इज इक्वल टू 5। आई होप क्लियर। ओके, तो फ्रिक्शन एक्चुअली हम लोग को मिला क्या, एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है। अभी तुम लोग कॉन्सेप्चुअली सोचो तो अगर एक सरफेस के ऊपर पूरा स्मूथ सरफेस है तो वहां पे जब एक चीज को मूव करने का कोशिश करोगे बहुत इजीली मूव हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर रफ सरफेस है तो मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर जो सरफेस है वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन वहां पे कम होता है, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को होने नहीं देगा, तो स्मूथ सरफेस पे इजीली मोशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। लेकिन रफ सरफेस पे फ्रिक्शन होने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस जो है वो रफ है तो उसको मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा। सो जितना एक सरफेस को स्मूथ बनाओगे उतना ही फ्रिक्शन कमता जाएगा, ठीक है, और जितना एक सरफेस को रफ बनाओगे उतना ही फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। क्लियर, आई होप यहां तक क्लियर है। आज यही तक रखते हैं। थैंक यू।